मैं डर गई से डॉगी आपके अंदर। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे मोदी के अमेरिका दौरे की। व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ डिनर करने वाले पहले नेता बने नरेंद्र मोदी, और दोनों नेताओं से उम्मीद थी कि शायद मीडिया से मुखातिब होंगे, लेकिन संयुक्त बयान जारी कर दिया गया। और उसके बाद चलिए पड़ोसी मुल्कों में भी इसका असर देखा जा रहा है। चाइना ने भयंकर परिणाम भुगतने की भी बात कही है, जो अभी लेटेस्ट वहां के सरकारी मीडिया से जानकारी मिल रही है। उसके अलावा बात अगर करें देश के सियासी और सियासत की, तो मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा है कि निराशाजनक रहा ये दौरा, और संयुक्त जो बयान है उससे कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसमें हम कह सकें कि पॉजिटिव सोच के साथ दोनों देश आगे बढ़े। महज एक औपचारिकता कही जा सकती है। बीजेपी के सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने इसे कांग्रेस को जलन बताया है और कहा है कि ये अपराध बोध से ग्रस्त हैं। यूपी के वक्त इनको जब मौका मिला तो उसे गंवा दिया। खैर चलिए, जो भी राजनीतिक मायने होंगे, लेकिन पूरा हम जो दौरे का और संयुक्त बयान क्या स्थितियां रहने वाली हैं, तमाम पहलुओं को लेकर के एक हमारी छोटी सी स्टोरी है, उसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद हमारे पैनल पे लौटेंगे। हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर करमवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर राजीव अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, भाजपा नेता निमिषा गौड़ जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन जरा देखिए दौरे और दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर के किस तरह की स्थिति रही। मोदी का ट्रंप कार्ड, भारत को अमेरिका से मिलेगा गार्जियन ड्रोन, छुड़ाएगा दुश्मनों के छक्के, भारत जापान और अमेरिका के बीच होगा सैन्य अभ्यास, रक्षा सहयोग को और प्रगाढ़ करने का लिया संकल्प, इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा करेंगे मिलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस गर्मजोशी और खुले अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत किया, वो अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत के प्रति सकारात्मक नजरिए को दर्शाता है। ट्रंप ने मोदी को अपना सच्चा दोस्त बताया, साथ ही आतंकवाद पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका और भारत मिलकर इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा करेंगे। दोनों देशों के बीच आतंकवाद के मसले पर खुफिया साझेदारी को लेकर भी सहमति बनी है। ट्रंप ने कहा कि हम कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को बर्बाद कर देंगे। मोदी और ट्रंप ने इसको लेकर साझा बयान भी जारी किया। क्योंकि आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों से अपने समाजों की सुरक्षा राष्ट्रपति ट्रंप तथा मेरी टॉप मोस्ट प्राथमिकताओं में से एक है। क्योंकि भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स विश्व की दो विशाल डेमोक्रेसीज का साझा सशक्तिकरण हमारा उद्देश्य है। फ्रेंड्स, हमारी ऐसी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसने मानव प्रयासों के लगभग सभी क्षेत्रों को स्पर्श किया है। Many people know it, but both American and the Indian constitutions begin with the same three very beautiful words: we the people. Relations between countries are strongest when they are devoted to the interests of the people we serve. And after our meetings today, I will say that the relationship between India and the United States has never been stronger, has never been better. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा सहयोग को और प्रगाढ़ करने का संकल्प लिया, और अमेरिका ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में सक्षम गार्जियन ड्रोन की बिक्री भारत को करने की मंजूरी दे दी। दोनों देशों के बीच ये दोस्ती आने वाले समय में नई इबारत गढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। चलिए, आपने सुना दोनों नेताओं के बयान, और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों की सोच एक जैसी है और आतंकवाद के खिलाफ पूरे मुल्क जो एक साथ हो रहे हैं, भारत के साथ 2 कदम बढ़ाएं और अमेरिका इसमें सहयोग करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी और ट्रंप
दोनों की गर्मजोशी से हुई मुलाकात के हमारे पड़ोसी मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा और क्या स्थितियां, क्योंकि कुछ मायने निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के। दूसरी तरफ हमारे देश के राजनीतिक पहलुओं की बात भी करें और एक सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या कोई राजनीतिक दल जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनी हुई सरकार का नेतृत्व करता है, जिसको बहुमत मिलता है, क्या वास्तव में अपनी विदेश नीति को बदल सकता है कि समय की जरूरतों के अनुसार चलते हैं, या फिर हमारे ब्यूरोक्रेट ही तय करते हैं कि एक लाइन खींच के रखते हैं कि आपको उससे बाहर नहीं जाना, या विदेश नीति आज की हमारी एक ये स्ट्रेटेजी है, आपको उसी के अनुसार चलना होगा, हर सरकारें उसी में ढलती जाती हों या अपने अंदाज से चलती हैं। तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा करेंगे। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी काफी सीनियर इस मुद्दे पर जानकार हैं। और डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि बराक ओबामा और मोदी की जब मुलाकात हुई थी तब भी हमने चर्चा की थी और उन्होंने बड़े गर्मजोशी के साथ में बराक भी उन्हें कहा था और बड़ी आत्मीयता दिखाई दी थी। ट्रंप और मोदी की जो मुलाकात हुई है, बराक से कुछ अलग हटके है कि बिल्कुल चेहरे बदले और जोश वैसा ही था? देखिए योगेंद्र जी, हम भारत की कूटनीति में कुछ उतार चढ़ाव पिछले 2-2.5 साल से देख रहे हैं। अमेरिका भारत के मामले में बहुत कॉशियस है, फ्री स्टाइल में नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। तो भारत की कूटनीति में उतार चढ़ाव इस तरीके से है कि ओबामा के टाइम में हमारे प्रधानमंत्री और ओबामा बहुत नजदीक आए, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट तक हुआ। उस समय ऐसा लगा कि भारत अमेरिका के बहुत नजदीक जाएगा, भारत हो सकता है पार्टनरशिप से अलायंस की तरफ भी अमेरिका से बढ़ जाए आगे। उस समय ऐसा कुछ लग रहा था, लेकिन भारत ने अपनी रणनीतिक ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए, स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए भारत ने उससे और आगे बढ़ने से लगता है कदम पीछे किसका है। क्योंकि जब ओबामा के साथ हमने जो समझौते किए तो रशिया हमारे से एकदम से दूर चला गया और फिर भारत ने रियलाइज किया कि हमारा प्रतिरक्षा में रशिया मेन पार्टनर है। तो वहां से भारत ने फिर रशिया के नजदीक आए और अभी भी रशिया से हमारा प्रतिरक्षा को लेकर कई एग्रीमेंट हमने किए हैं। तो भारत अपनी स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहता है, इसलिए अमेरिका बहुत नजदीक भारत के नहीं आना चाहता, लेकिन दोनों राष्ट्रों के हितों में कन्वर्जेंस है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि भारत ट्रंप का विजन और हमारा विजन दोनों एक जैसे हैं, कन्वर्जेंस है। मोदी जी ने इसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा भी है अपने सिग्नेचर से। तो इस तरह का है, भारत ऑटोनॉमी बनाए भी रखना चाहता है और अमेरिका के नजदीक भी जाना चाहता है। इसमें किस तरह से संतुलन बनाएं, यह बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, मैं कूटनीति की एक स्थिति और बताऊं। पिछले महीने जो BRI के इनिशिएटिव लिया चाइना ने, भारत ने बायकॉट किया, शंघाई कोऑपरेशन में अलग ही स्पिरिट आ गई। तो कूटनीति में इतना जो फ्लक्चुएशन चल रहा है, ये मेरे ख्याल से भारत एक ऑटोनॉमी तो बनाए रखेगा, लेकिन अच्छी पोजीशन नहीं ले पाएगा। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज विश्व 3 अलग अलग ग्रुपों में विभक्त हो रहा, आर्थिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से। एक है एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप की बात करता है, जिसमें अमेरिका लीड ले रहा है। दूसरा ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप है, उसमें भी अमेरिका लीड ले रहा है। और तीसरा यूरेशियन ग्रुप है, उसमें चाइना और रशिया प्रभावशाली हो रहे हैं। भारत तीनों में चाहता है। तो अमेरिका ने एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप का जो संगठन बनाया, उसमें भारत को कोई स्थान नहीं दिया। ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप में भारत का वैसे भी स्थान नहीं था। यूरेशिया की तरफ भारत वापस अब जा रहा है, लेकिन वहां चाइना और रशिया का इतना प्रभाव है कि भारत अपना स्थान नहीं ले सकता। इस संदर्भ में वर्तमान हम ट्रंप के साथ जो मोदी की बातचीत हुई वो देखें तो हम क्या चाहते हैं अमेरिका से और अमेरिका हमारे से क्या चाहता है। अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, अमेरिका का हित पूरा हो, अमेरिका का आर्थिक हित पूरा हो। ये 2 चीजें अमेरिका चाहता है। इसके लिए हिंद महासागर में अमेरिका ने भारत का समर्थन किया। भारत का चाहेगा कि भारत अलायंस तक आ जाए, यहां तक अमेरिका जाने को तैयार है। आर्थिक दृष्टि से अमेरिका की कांग्रेस के डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों के सदस्यों ने ट्रंप को चिट्ठी लिखी है कि भारत में अभी भी वातावरण ऐसा नहीं है, कुछ और सुधार किए जाएं, अमेरिकन कंपनियों को स्पेस दिया जाए। और उसके लिए ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री को कहा भी है कि जो बैरियर है अमेरिकन ट्रेड के लिए, उनको कम किया जाए और अधिक हटाया जाए, क्योंकि ट्रेड इम्बैलेंस है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे आपसे मेरा कि अमेरिका यात्रा को लेकर के, क्योंकि वर्तमान में देखिए नरेंद्र मोदी की जो यात्रा, ट्रंप के और वहां राष्ट्रपति बनने के बाद से थोड़ी स्थितियां बदल रही हैं। भारत का जो
हुनर है, प्रतिभा है, जो हमारे यहाँ के IITians हैं, उनका एक वहाँ के लोग लोहा मानते हैं, और सिलिकॉन वैली हो चाहे दूसरी जगह, काफी उनका दबदबा है। इसको लेकर के इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स वहाँ के लोगों में आने भी लगा, और 1SB वीजा जो जिसको एक बताया भी जा रहा है कि इसको लेकर के कुछ चर्चाएं हो सकती हैं। जो वहां पे लोग हैं उनके सामने दो चीजें हैं अभी, एक तो हेट क्राइम जो बढ़ता जा रहा है अमेरिका के अंदर, तो उससे लग रहा है कि सिक्योरिटी हिंदुस्तान की नहीं है। हिंदुस्तान को लेकर के जिस तरह की बात अमेरिका कर रहा है, अमेरिका में पोजीशंस क्राइम को लेकर के बहुत अच्छी नहीं है, वहां लोगों को कब क्या स्थितियां बनती है, कई इंडियंस को गोली मार दी गई वहां पे। और दूसरा जॉब सिक्योरिटी जो है उसको क्या ट्रंप वास्तव में मोदी के साथ कुछ इस तरह का साझा बयान, या फिर कहें कि दोनों को एक दूसरे का विश्वास पैदा हो पाया, क्योंकि स्थितियां भी ट्रंप के कारण ही बन पा रही है वहां पे। ये देखिए योगेंद्र जी, हेट क्राइम के तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, बट जो जॉब सिक्योरिटी और ये जो चीजें ये ट्रंप के कारण वीजा वगैरह, तो उसमें देखिए जो बातचीत हुई उसमें जिस तरह के रेफरेंस आ रहे हैं, ज्वाइंट कम्युनिके आ रहा है, उसमें जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं H1B वीजा और क्लाइमेट को लेके कोई रेफरेंस नहीं दिया। मुझे लगता है बातचीत इनफॉर्मली हुई होगी, उसको फॉर्मलाइज किसी भी रूप में नहीं किया है, क्योंकि उसमें ट्रंप की एक पोजीशन है और उस पोजीशन पे शायद वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता होगा। लेकिन जैसे आतंकवाद है, आतंकवाद पे कन्वर्जेंस है, स्ट्रेटेजिक मामलों में कन्वर्जेंस है, ट्रेड को लेके थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो भारत हो सकता है कि जो उन्होंने कहा कि बैरियर हटाएं, लेकिन भारत ये चाहता है कि ट्रेड बढ़े भी, तो बैरियर को लेके हो सकता है भारत कुछ कंप्रोमाइज करे। और भारत ने यह भी कहा कि भाई GST से अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट किया जाएगा, इसे यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर होगा, अमेरिकन कंपनियों को फायदा होगा। तो ये तीन चीजें हैं जहां कन्वर्जेंस है, सामरिक मामलों में कन्वर्जेंस है, आतंकवाद को लेके कन्वर्जेंस है, और इसके साथ साथ कुछ जो पहले से चले आ रहे हैं, जैसे UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के समर्थन की बात भी कही है, NSG की भी कही है। अभी मैं लौट रहा हूं आपके पास में, डॉक्टर करमवीर जी से मैं मुखातिब होऊंगा। करमवीर जी, एक चीज हम जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे, हमारे साथी और भी बैठे हुए हैं, क्या किसी भी मुल्क की विदेश नीति समय की डिमांड के अनुसार, या फिर विकसित राष्ट्र अपने अंदाज में उन विकासशील राष्ट्रों को सिकंजे में फंसाने की कोशिश करें, या फिर अपने अंदाज से उन्हें ढालने की कोशिश करें, ताकि भविष्य में उन्हें टूल बना करके और जो कंपिटिटर मुल्क हैं उनके सामने खड़ा किया जा सके, या अपनी जमीन वहां पे मजबूत की जा सके? क्या समय की मांग होती है, या फिर अपना खुद का जो डेमोक्रेटिक सरकार है, जैसे कहा जाता है कि आज यूपीए गवर्नमेंट पहले रही, आज NDA की सरकार है, 5 साल के साथ ही हर चीजें बदलती चली जाती हैं, तो विदेश नीति पे भी कुछ इसका असर पड़ता है, या फिर जो हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो चुनी हुई सरकार को आगे बढ़ाते हैं? आज विदेश नीति किसी भी देश की वो स्थायित्व तो उसमें नहीं रहता है। कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो स्थायी रहते हैं, उस पर कोई नेगोशिएशन नहीं होता है। और इसके अलावा पर्सनैलिटी कल्ट भी इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी कहीं का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बदलता है तो उसका भी प्रभाव, उसकी विचारधारा का प्रभाव भी उसकी विदेश नीति पर पड़ता है। जी, अभी क्या माना जाए? जहां तक अमेरिका और भारत का रिलेशनशिप की बात है, आप देखेंगे कि ओबामा का जो पहला शासनकाल रहा उसमें एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप रही भारत और अमेरिका के बीच में। लेकिन जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला, उसके बाद 2014 में वो अमेरिका की यात्रा के ऊपर गए, और एक कह सकते हैं कि जो उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, उसमें कहा गया कि ब्रॉड स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप भारत और अमेरिका के बीच में। ओके, उसके बाद 2015 में दोनों देशों ने जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन फॉर एशिया पैसिफिक एंड इंडियन ओशन जारी किया। 2016 में दोबारा से जब मोदी जी गए अमेरिका, तब एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। वो तीनों ही जॉइंट स्टेटमेंट जो है आप देखेंगे बड़ा ही कॉम्प्रेहेंसिव रहे हैं। अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है ये मात्र 1500 वर्ड का है। इससे पहले वाला 2016 में 5000 वर्ड का, इससे पहले 14 में 15 में जो हुए वो भी 3,500 वर्ड के थे। इट मीन्स इस जॉइंट स्टेटमेंट से मुझे ये लग रहा था कि अमेरिका एक रीजनल पावर की तरह एक बिहेव कर रहा है, एक जो सुपर पावर की बात करता है, पूरी दुनिया के मुद्दों को समेटने की बात करता है, उसने अपने हितों को ज्यादा इसमें प्रायोरिटी दिया है। जैसे कि आतंकवाद के मसले पर उन्होंने अलकायदा IS की भी बात की। हालांकि भारत के जो विरोधी आतंकवादी हैं जैसे लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद डी कंपनी, इनका भी उन्होंने जिक्र किया। नॉर्थ कोरिया के ऊपर फोकस उन्होंने ज्यादा किया है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अप्रैल में शी जिनपिंग के साथ जब ट्रंप मिले तब भी उन्होंने ट्रेड रिलेशंस के अलावा जो दूसरा सबसे प्रमुखता से मुद्दा उठाया वो था नॉर्थ कोरिया। अभी रिसेंटली 21 जून को ही अमेरिका और चीन के बीच में डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी डायलॉग हुआ। ये पहले इस तरह का फॉर्मेट है
दोनों के बीच में, दोनों के यानी कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों देशों की मुलाकात हुई। उनमें सबसे प्रमुख मुद्दों में नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगभग आधा एक पेज उन्होंने इस स्टेटमेंट जो जारी किया उसमें नॉर्थ कोरिया के ऊपर फोकस किया है। इसके अलावा साउथ चाइना सी के ऊपर भी। अभी जो मोदी जी और ट्रंप के बीच में जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है, मुझे थोड़ी सी निराशा एक चीज को लेकर के है। सबसे पहली बार इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में 2014 में जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया उस समय साउथ चाइना सी का जिक्र किया गया। अब ये जिक्र क्यों नहीं किया गया? जिस साउथ चाइना सी से भारत का 55% ट्रेड इस मार्ग से गुजरता है। हमारे गुड्स जो सामान यहाँ से आते हैं, सखालिन से हमारा जो ऑयल यहाँ से टैंकर्स हमारे आते हैं, हमारे नौसैनिक जहाज यहाँ से गुजरते हैं। ऐसे में साउथ चाइना सी का मसला यहाँ पर क्यों नहीं उठाया गया? क्यों? क्योंकि मोदी जी के जाने से पहले ही चाइना ने चेतावनी दे दी थी, वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, कि अमेरिका इसमें अपनी टांग नहीं अड़ाए, बाहरी देशों को दखल नहीं देना चाहिए। उससे वो डर गई सीधे तौर पे, उन्होंने ये मसला नहीं उठाया। मुझे इससे बड़ी हैरानी भी हुई कि जब इतना कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, उन्होंने इंडो पैसिफिक की तो बात किया है, कहा कि अमेरिका और भारत के बीच में जो क्लोज पार्टनरशिप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडियन ओशियन में स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि वहां चाइना के भी अपने हित हैं। सो एक तरीके से देख सकते हैं कि अमेरिका ने अपने हितों पर फ्री और फेयर ट्रेड होना चाहिए, टेररिज्म की भी बात उन्होंने की है, लेकिन मेन फोकस जो है अमेरिका फर्स्ट जो फॉरेन पॉलिसी उनका, यानी कि अमेरिकी इंटरेस्ट, अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सबसे प्रायोरिटी उसको दिया जाएगा, उसके ऊपर मेन फोकस रहा है ट्रंप का। चलिए राजीव अरोड़ा जी, मनीष तिवारी जी ने कहा है कि जो संयुक्त बयान था वो कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था, ये कहें कि भारत का कोई ऐसा फ्यूचर उसमें दिखाई दे रहा हो। बयान के क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, तो जो मनीष जी ने कहा है वो अपेक्षित था। हम तो काफी समय से इस बात को कह रहे हैं कि एक औपचारिक मुलाकात है, एक इंट्रोगेक्टरी मीट है, जब विश्व का सबसे पुराना जनतंत्र और विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र दोनों के प्रमुख लोग मिलते हैं तो वो महत्वपूर्ण तो होती है बातचीत। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की ये प्रथम यात्रा थी वॉशिंगटन के लिए, और वो चाहते थे कि उन रिश्तों को जिस तरह के उनके पिछले सरकार के साथ थे, पिछले राष्ट्रपति के साथ थे, उनको वापस गर्मजोशी के रिश्तों के अंदर तब्दील करा जाए। लेकिन ये किसी एक बैकड्रॉप के अंदर बातचीत हो रही थी। वो बैकड्रॉप था पेरिस के क्लाइमेट चेंज के समय में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से बिलियन डॉलर की बात करी कि हिंदुस्तान और चाइना इसका फायदा उठा रहे हैं क्लाइमेट चेंज का, और उसके साथ साथ उन्होंने हमेशा इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया कि अमेरिका फर्स्ट, और प्रधानमंत्री बोलते हैं मेक इन इंडिया। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग दिशा हैं। और जो कल का जो बातचीत हुई उसके बाद से, जैसे करमवीर जी बता रहे थे, एक छोटा सा ज्वाइंट स्टेटमेंट निकला, और उसका मतलब ये निकला कि हमने खाली एक औपचारिक मुलाकात करके एक संबंधों को पास करने की कोशिश करी है। भारत ने यह प्रयास करने की कोशिश करी कि अमेरिका के रडार के ऊपर जैसे और दूसरे देश अमेरिका को नजर आ रहे हैं, एशिया के अंदर उसका ज्यादा ध्यान नॉर्थ कोरिया पे है, उसका ज्यादा ध्यान हमारे रीजन में अफगानिस्तान पे है। हम भी कोई अपनी अहमियत बना सकें, ये बनाने की कोशिश करी गई है। आतंकवाद के ऊपर जैसे कहा जा रहा है कि इसके ऊपर कहा गया पाकिस्तान से आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे। अगर प्रधानमंत्री जाके नहीं मिलते तो भी अमेरिका ये कहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, और भारत भी यहाँ बैठ के कहता है हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, दोनों साथ में मिलकर लड़ेंगे। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव अभियान शुरू करा था तब से उन्होंने कहा था कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, मुस्लिम आतंकवाद की। बीजेपी का एक आरोप है और केंद्र सरकार का भी। मनीष तिवारी के बयान के बाद वेंकैया नायडू ने साफ कहा है कि यूपीए सरकार के वक्त जब 10 साल का कार्यकाल रहा तो ये अपॉर्चुनिटीज उनको भी मिली थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने मौका गवा दिया, और ये जो मौका गवाया उसका एहसास उन्हें होता है अपराध बोधग्रस्त जिसे कहते हैं। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है, चाकर के रस्म अदायगी के लिए इनको बयान देना पड़ रहा है। दुनिया जानती है कि कितना सफल दौरा रहा है और इसके भविष्य में क्या मायने हो सकते हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब करोड़ीलाल जी बैठे हैं यहाँ पे, ये कोई पैराशूट से थोड़ी प्रधानमंत्री पहुंचे वहां पे, इस सीढ़ी चढ़ के पहुंचा जाता है। पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में यूपीए के जिस तरीके के संबंध विदेश मामले के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका के संग बनाए, दूसरे राष्ट्रों के संग बनाए, उसके ऊपर ही आज की विदेश नीति चल रही है। उससे कोई फर्क विदेश नीति आपकी अभी तक नहीं आई है, क्योंकि जो सबसे बड़े मुद्दे थे, जो 3 महीने से 4 महीने से H1B वीजा का जो मुद्दा चल रहा था, जो हेट पे
जिस तरीके से हमें वायलेंस हो रही है, अमेरिका के मुद्दे चल रहा था, उसका जिक्र भी नहीं कर पाए हम। वो किसी भी स्टेटमेंट में कहीं पर उसका नाम भी नहीं है कि इस विषय में बातचीत भी हुई, जबकि सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे यहाँ से जाने के बाद के अंदर ये चीज तय होगी। ना ऐसा कुछ कर पाए कि मेक इन इंडिया के अंदर अमेरिकन कंपनी आके हिंदुस्तान के अंदर कोई अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी और हिंदुस्तान को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगी, बल्कि जनरल मोटर्स जैसी कंपनी, मैं कल भी किसी चैनल पे कह रहा था, वो यहाँ से बंद होकर जा रही है। तो आपको सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में इस एक औपचारिक मुलाकात के अलावा इससे हमको कुछ मिलने वाला है। क्योंकि एक बात और मैं बोलना चाहता हूं, सामरिक रूप में जो ड्रोन की बात हुई है वो भी अभी तक बात पूरी नहीं हुई है। हम आर्म्ड ड्रोन चाहते हैं, उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं करा है। अभी जो ड्रोन दिए जाएंगे उनका क्या उपयोग हो सकेगा, नेवल में होगा, किस तरीके से होगा और हम इसको क्या चाहते हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी इसके ऊपर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। कंक्लूजन के ऊपर समय लगेगा, पहली मुलाकात हुई है, देखिए आगे आगे क्या होता है। चलिए निमिषा जी हमारे साथ में है। निमिषा जी, दो बातें हैं यहाँ पे, जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद की जो चीजें आई हैं, वो अंदर एमओयूज क्या हुए, अभी इसका कोई खुलासा नहीं है, उनके बयानों में भी नहीं है। आतंकवाद को लेकर के कोई भी मुल्क साथ खड़े हैं और विश्व बिरादरी में अगर सब लोग साथ होंगे तो एक अच्छी बात है। इसमें एक बात है कि एक तो साहबुद्दीन, जो साहबुद्दीन है उनका सलाउद्दीन कर दिया उसको, एक तो उनके लिए जो सशस्त्र वहां पे जो आंदोलन कर रहे हैं, एक तो उनको लेकर के, और एक दूसरा जापान के साथ हिंद महासागर में नौसेना अभ्यास होगा। वो भी मुझे लगता है कि पहले से, क्योंकि अगले महीने तो होना ही है, शायद पहले से ये तय था इसका। कांग्रेस का आरोप यह है कि नई चीज ऐसे कुछ भी नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी भी मुल्क को आप खड़ा कर देंगे तो यही कहेगा कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ हैं, या विदेशी जितने भी कंट्रीज हैं जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं उनके साथ में हम खड़े हैं, जो सहयोग हो सकता हम करेंगे। सामरिक महत्व की बातों या फिर हिंदुस्तान के जो लोग हैं वहां पे काम कर रहे हैं, उनकी जॉब सिक्योरिटी को लेकर के कुछ बात, तो वीजा प्रॉब्लम्स जो हैं उनको लेकर के कोई बात है, इसका खुलासा नहीं है। क्योंकि पूरे मुल्क नहीं, जो लोग बाहर रह रहे हैं वो भी चाह रहे थे कि मोदी साहब का जो दौरा है इससे शायद कुछ राह हो सकती है कि सरल बन सके, या कुछ ट्रंप प्रशासन अपनी तो ओर से कुछ ऐसी सौगात दे सके, लेकिन उसका अभी तक उल्लेख नहीं हो सकता किया, लेकिन खुलासा नहीं हो पा रहा है इसका। योगेंद्र जी, सर्वप्रथम तो हमें इस वैश्विक बदलते परिदृश्य के अंदर भारत की जो प्रखर भूमिका है उसका आभास है, चाहे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी बैठे हों, चाहे करमवीर जी बैठे, डॉक्टर करमवीर जी, इनको भी हो रहा होगा कि जिस तरह से पहले वार्ता किस तरह से उससे गर्मजोशी से परिवर्तित होती, गर्मजोशी से स्वागत, भारत के अस्तित्व को उसके सामर्थ्य के साथ स्वीकार किया जाना प्रारंभ हुआ है। अब हमें देखना है कि ये द्विपक्षीय वार्ता बिल्कुल राष्ट्रपति ट्रंप के चुने जाने के पश्चात ये पहली थी और इसका सभी जन स्वागत कर रहे थे। सर्वप्रथम तो योगेंद्र जी हमें देखना है कि आज का ज्वलंत जो मुद्दा जिससे पूरा देश नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है, आतंकवाद को लेकर के ही संयुक्त वार्ता, संयुक्त बयान जो दिया वो अत्यावश्यक है। और जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की सराहना वैश्विक परिदृश्य में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां जाकर के की, 2-3 आपत्ति आपने मुझे बताई, लेकिन विपक्ष से आज मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगी, विपक्ष की 2 सर्जिकल स्ट्राइक की पूरा विश्व प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया, आप लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी वहां जाकर के उनकी वार्ता प्रारंभ नहीं होती है, उससे पहले विपक्ष आकर के एक प्रेस वार्ता करके उस बैठक में प्रश्न चिन्ह लगाता है। कितनी स्थिति एक जिसे कहते हैं एक सम्मानपूर्ण कांग्रेस के लिए कतई नजर नहीं आती है। बयान के बाद दोनों के बयान के बाद मनीष तिवारी ने बात पहले हमको पता कैसे लगेगा कि क्या हुआ है कि आज आप ये देखिए कि जहां विश्व आपके मेरे इस देश के प्रधानमंत्री हैं वो वहां जाकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बोलते हैं, आप जाके राजीव चेक कीजिए सुनिए, देखिए आपने एक बात कही है, वो देखिए मैं उसे खारिज करता हूँ। मनीष तिवारी का बयान दोनों के संयुक्त बयान को कोट करके है, तो इसका मतलब है उनके बयान के बाद का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आते हैं, बातचीत करते हैं, उसके तुरंत बाद आप रिएक्ट करते हैं। अरे रिएक्शन आप जानिए क्या गहराई है, आपने समझा जाना किस मुद्दे पे क्या वार्ता हुई है, बस बयान के लिए बयान देना, विरोध के लिए विरोध करना। आप ये देखिए आज आतंकवाद के खिलाफ पूरा विश्व जूझ रहा है और आप यदि वो बयान देते हैं तो आप उसको क्या बचाव करें, कोरी बातें कह करके आप इस तरह के बयान करें। खैर हम आते हैं द्विपक्षीय वार्ता पर। कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका फर्स्ट, चाहे मेक इन इंडिया फर्स्ट, कोई भी देश
अपने आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए एक सामरिक वार्ता करता है, एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो भारत हो। निश्चित तौर पर भारत के लिए मेक इन इंडिया प्रेफरेंस है और अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट है, लेकिन हमें ये देखना है कि किस तरह से इस यात्रा का टेक अवे किया ट्रंप प्रशासन ने। 1 महीने पहले किस तरह से तैयारी प्रारंभ की है और कैसा गर्म जोशी का जो स्वागत जिसे हम कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगी। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 महीने पहले सीधी चेतावनी पाकिस्तान को जारी की थी। इसके अतिरिक्त मेजर नॉन नोटो अलाय का दर्जा जो अभी चर्चा में आ रहा है, उसको दर्जा दिया जा रहा है, जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है, उसको भी हटाने की प्रस्ताव आ चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी संसद में आपको पता है बजट वहां का जो बिल है पास हो रहा है। तो हमें ये देखना है पहली दो समय के लिए रखा है, पास नहीं हो रहा। निमिषा जी, नहीं आप तो बात पूरी करें, राजीव जी नहीं बोलेंगे, मेरा सवाल है आप कौन से बिल की बात कर रही हैं? जो पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद, खाली 2 सेकंड दिया है। मेरी बात सुनिए, ये सब पहली बार बिल पास बिल जो है वहां गया है और पास हो जाएगा। बिल गया ही नहीं। बिल तो फिर उस तरह का पास होता है जो मुस्लिम कंट्रीज पे बैन किया हुआ है, और क्या अगर वैसा कोई बिल आता तो। आतंकवाद के खिलाफ जो अमेरिकी प्रशासन ने जो पिछले 3 साल के अंदर रवैया भारत के साथ खड़ा होकर के प्रस्तुत किया है, वो इस देश की आजादी के बाद आज तक कभी नहीं हुआ है। तो इस सामर्थ्य को, मोदी जी के सामर्थ्य को, मोदी जी के जो कहते हैं विजन को हम सबको सराहना करनी चाहिए, और इस द्विपक्षीय वार्ता का हमें समीक्षात्मक आलोचना करने की जगह समीक्षात्मक अपना खुद का विवेचन करना चाहिए कि हमने इतने सालों में कांग्रेस ने क्या किया और अब भारत क्या करने जा रहा है, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो आर्थिक परिदृश्य हो, चाहे वो पर्यावरण हो। इस सभी को लेकर के संतुलन जो अब स्थापित हो रहा है इस देश में। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकूंगा, आपको मैं रोकना चाहूंगा। खैर, मोदी और ट्रंप की मुलाकात के सोशल मीडिया पे भी आप काफी सुन सकते हैं। दोनों को काफी गर्मजोशी के साथ साथ मोदी साहब को भी कहा है कि मोदी साहब अब गले मिलने के अलावा जकड़ने भी लगे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, आप सोशल मीडिया है, किसी को रोक नहीं सकते हैं। पिछले 3 साल से यानी कि 2013 से ही हमारे यहाँ सोशल मीडिया का पैटर्न थोड़ा सा हाइप पे हुआ है, और अब कौन कैसे क्या सोशल मीडिया को इतना हाइप मिल रहा है, लोग क्यों इतने कमेंट से सामने लेकर के आने लगे हैं, ये विचारणीय बिंदु होगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं।